Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। हम अपनी बायोलॉजी की सीरीज में आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि बैक्टीरिया क्या है, इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई थी और बैक्टीरिया का साइज क्या है, शेप क्या है और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या फिर इसके करेक्टर्स क्या हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है बैक्टीरियल सेल का। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम तीन बेसिक चीजें देखेंगे और इन तीन चीजों को हमने बेसिकली आज डिस्कस करना है। फर्स्ट हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल मैक्रोमोलेक्यूल्स डिटरमिन्स फंक्शन। सेकंड वन इज प्रोकैरियोटिक सेल आर्किटेक्चर एंड द थर्ड वन इज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलेक्यूल डिटरमिन्स फंक्शन। Prokaryotic structure components consist of macromolecules such as DNA, RNA, proteins, polysaccharides, phospholipids और some combinations। हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उसके पास क्या क्या होता है या फिर वो कंसिस्ट किन किन चीज़ों पे करता है। उसके पास मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? डीएनए है, आरएनए है, पोलीसेक्राइड है, फॉस्फोलिपिड्स हैं और इस तरह के कुछ और कॉम्बिनेशंस हैं। जो मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? वो बने होते हैं प्राइमरी सब यूनिट से। जैसे कि हमारे पास प्राइमरी सब यूनिट्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड्स एंड शुगर्स। नेक्स्ट हमारे पास इस सीक्वेंस में अगर हम देखें जो सब यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, टुगेदर इकट्ठे हुए होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर। इनको हम क्या कहते हैं? इनको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं हम। मतलब ऐसा सीक्वेंस सब यूनिट्स का जो कि एक ही जगह पे इकट्ठे हों मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर, तो हम उसको कहेंगे ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है। जो कि डिटरमिन करता है हमारे पास के बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैक्रोमोलिक्यूल्स की क्या हैं। और ये सीक्वेंस हमें बताता है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं उनकी असल में प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और उनका सीक्वेंस क्या है सब यूनिट्स का इन मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो जेनेटिक कोड होता है इसको हम डिटरमिन करते हैं स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस जो होती हैं क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर। उससे हम क्या कर सकते हैं? इसके जेनेटिक कोड को डिटरमिन कर सकते हैं। और जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस होता है प्रोटीन के अंदर, इससे हम जो प्रोटीन होता है उसका फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो सीक्वेंस होता है हमारे पास शुगर का बैक्टीरियल सेल के अंदर, जैसे कि लिपोपोलिसेक्राइड्स है, इससे हम क्या कर सकते हैं? हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो यूनिक सेल वॉल है उसकी प्रॉपर्टीज पैथोजेंस के लिए कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स का, वो इसके फंक्शन को ड्राइव करने में हेल्प करता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि हमने पढ़ा कैसे बनता है, वो कुछ सब यूनिट से मिलके बनता है, सीक्वेंस ऑफ सब यूनिट से मिलके बनता है। तो इसे क्या करते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स का वो फंक्शन को रन करता है। और इसके जो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है इनके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ वेरिएशंस होती हैं जो कि क्या करती हैं? डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को इमेंस करती हैं। तो ये था हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स का और उसका फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट मेक अप सेल मटेरियल। वो कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो सेल मटेरियल सेल का मटेरियल बनाते हैं हमारे पास? इसमें हमारे पास कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, उनके प्राइमरी सब यूनिट्स हैं। और एक और चीज़ है कि ये जो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये सेल के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन्स को देख लेते हैं। इनका प्राइमरी सब यूनिट है अमाइनो एसिड्स और ये पाए जाते हैं फ्लैजेला में, पिली में, या फिर पिलाई भी बोलते हैं इसको और पिली भी बोलते हैं। और सेल वॉल्स में और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में, राइबोसोम्स में और साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स जो है इनका प्राइमरी सब यूनिट शुगर्स है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कैप्सूल्स में पाए जाते हैं। ये इंक्लूयंस मतलब जहाँ पे स्टोरेज होती है वहाँ पे पाए जाते हैं और सेल वॉल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फास्फोलिपिड्स। ये इसका सब यूनिट जो है वो है फैटी एसिड्स और ये मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए और आरएनए। ये इनका सब यूनिट्स है न्यूक्लियोटाइड्स और ये पाए जाते हैं डीएनए में, न्यूक्लियोइड में यानी कि क्रोमोसोम में, और प्लाज्मिड में, और राइबोसोमल आरएनए में, और राइबोसोम्स में, मैसेंजर आरएनए में, ट्रांसफर आरएनए में और साइटोप्लाज्म में। तो ये थे हमारे पास कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि हमारा सेल मटेरियल बना रहे थे और उनके सब यूनिट से। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल आर्किटेक्चर है, जो हमने सेकेंड इसका पढ़ा कि हमने नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है।
प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके पास 5 एसेंशियल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें क्या-क्या होता है, इसमें न्यूक्लियोइड होता है, दैट इज डीएनए, राइबोसोम होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, और कुछ इसकी लेयर्स होती हैं सरफेस पे, और जो कि क्या करती हैं, ये इनहेरिट करती हैं ये जो सेल वॉल, मतलब इसकी जो वॉल का, सेल वॉल का जो पार्ट है, इसको इनहेरिट करती है। अ, मतलब कि इसको इनहेरेंट भी करती है और इनहेरेंट नहीं भी करती, मतलब दोनों चांसेस हैं कि इसके ये आगे इस चीज को लेके जाती है या फिर नहीं लेके जाती, वॉल की इसकी जो सेल वॉल होती है उसको। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो जो हमारे पास आर्किटेक्चुलर रीजन है, उसमें क्या क्या होता है, अपेंडिजेस होते हैं जो कि अटैच होते हैं सेल सरफेस के साथ इन द फॉर्म ऑफ फ्लैजेला या फिर पिलाए। और पिलाए जो है या फिर पिली जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको उसका दूसरा नेम है हमारे पास फिम्ब्री या फिर फिम्ब्रिया। मोस्टली इसको हम फिम्बरी पढ़ते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेल इन्वेलप होता है जो कि कैप्सूल पे कंसिस्ट करता है, और सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है जिसके पास सेल क्रोमोसोम होता है यानी कि डीएनए होता है, और इसके अलावा राइबोसोम्स होता है, और कुछ इसके सोर्स ऑफ इंक्लूजन्स होते हैं हमारे पास। तो ये था प्रोकैरियोटिक का सेल आर्किटेक्चर, कि उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। इसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो कटवे है इसका मतलब एक डायग्राम है, इसके जरिए हमें बताया गया है कि बैक्टीरियल सेल जो है उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो में भी हमने एक क्लियर पिक्चर दिखाई थी, उसको भी आप देख सकते हैं, और लिंक शेयर कर दिया जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसमें इसमें सेल वॉल है, और इसके अलावा कैप्सूल है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, और राइबोसोम है, और पिलेस है, प्लाज्मिड है, फ्लैजेला है, और इंक्लूजन है, और इंक्यूबेशन है, और इसके अलावा जो है हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी है, और क्रोमोसोम है, और पिलेस है। ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, और ये डायग्राम एज अ शॉर्ट भी आ सकती है एग्जाम्स में, और इसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास समरी है करेक्टर्स की, जो कि बैक्टीरिया का जितना भी हमने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा उसकी यहाँ पे एक शॉर्ट सी समरी दी हुई है। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है कि स्ट्रक्चर, फंक्शन, और फिर उसकी केमिकल कंपोजिशन, ये तीन चीजें हमने बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर में अगर फ्लैजेला देखें तो फ्लैजेला का फंक्शन क्या है, इसने स्विमिंग मूवमेंट करवानी है, और इसकी कंपोजिशन क्या है कि ये प्रोटीन होता है। नेक्स्ट हमारे पास पिलाई या फिर पीली, ये क्या करती है, ये भी इसको हेल्प करती है, और इस पीली को हम सेक्स पिलिस भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो मेटिंग होती है बैक्टीरिया की ड्यूरिंग डीएनए ट्रांसफर बाय कंजुगेशन, जब कंजुगेशन का प्रोसेस हो रहा होता है डीएनए के अंदर, जब मेटिंग का प्रोसेस होता है, तो ये क्या करते हैं, ये स्टेबलाइज करते हैं, मेटिंग में हेल्प करते हैं। और इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, या फिर इनकी कंपोजिशन क्या है, ये प्रोटीन्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन पिलाए, और हमारे पास है फिम्ब्री। ये क्या करते हैं, ये अटैच होती हैं सरफेस के साथ, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं हमारे पास फैगोट्रोफिक इंगल्फमेंट के अगेंस्ट। ये सरफेस सरफेस के साथ अटैच होते हैं, और फैगोट्रोफिक इंगल्फमेंट जो है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये इंगल्फ ना हो सके, और अपना जो इसका काम है, अपना जो इसका प्रोसेस चल रहा है वो उसको वैसे ही चलाते रहें। और इसकी केमिकल कंपोजिशन है प्रोटीन। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैप्सूल्स। कैप्सूल्स में क्या इंक्लूड होता है, इसमें स्लाइम लेयर्स होती हैं, और हमारे पास होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या करते हैं, कैप्सूल्स क्या करते हैं, ये भी सरफेस के साथ अटैच होते हैं, और ये भी फैगोसाइटिक इंगल्फमेंट के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो उसको इंगल्फ ना कर सके, और प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहे। और क्या करते हैं, इसके अलावा ये ओकेजनली किलिंग भी करते हैं, और डाइजेशन भी करते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स को रिजर्व रखते हैं, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेन डेसिकेशन, ये डेसिकेशन नहीं होने देते, और न्यूट्रिएंट्स को रिजर्व रखते हैं। और इनके केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें तो ये यूजुअली पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, लेकिन ओकेजनली पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। पॉलीपेप्टाइड हमने पढ़ा था ना, क्या करते हैं, इनको जोड़ के रखते हैं। मतलब पेप्टाइड हमने पढ़ा था ना कि लिंकेज होता है दो चीजों के बीच में, जो उनको जोड़ के रखता है। तो पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारी चेन्स हैं, और उनको जोड़ के रखने का काम किसका है, कैप्सूल का।
तो ये एज अ पॉलीसेकेराइड भी होते हैं, लेकिन ओकेजनली ये पॉलीपेप्टाइड्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये प्रिवेंट करते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस को, मतलब ये जो ऑस्मोटिक है उसकी लाइसिस नहीं होने देते, मतलब उसको उसकी ब्रेक डाउन नहीं होने देते सेल प्रोटोप्लास्ट की। और ये क्या करते हैं, रिजिडिटी देते हैं शेप को, मतलब रिजिडिटी या शेप देते हैं सेल को, ऑस्मोटिक लाइसिस से रोकते हैं प्रोटोप्लास्ट की, और रिजिडिटी और शेप देते हैं सेल्स को। और अगर इनकी केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन होते हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इनका विथ टेकोइक एसिड्स। तो ये थे हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब आते हैं हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसमें भी प्रिवेंशन होती है ऑस्मोटिक लाइसिस की, लेकिन कौन करता है, पेप्टिडोग्लाइकन करती है। और इसके अलावा ये भी रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और शेप प्रोवाइड करते हैं। और इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि परमिएबिलिटी बैरियर होती है, जैसे कि हमारे पास होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो क्या करती है, जो भी सिलेक्टिव मटेरियल है वो पास आउट करती है, बाकी जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है तो उसको वो बाहर ही रहने देती है। अच्छा, इसके पास परमिएबिलिटी बैरियर होते हैं और ये एसोसिएट किए होते हैं एलपीएस के साथ, और इसके अलावा प्रोटीन के साथ, और इनका बहुत मतलब वेरियस फंक्शंस भी होते हैं और इनके फंक्शन भी वेरी करते हैं। और इसकी केमिकल कंपोजिशन में अगर हम देखें तो पेप्टिडोग्लाइकेन है, और ये भी सराउंड होती है बाय फास्फोलिपिड प्रोटीन लिपोपॉलीसेकेराइड, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वहां पे होती है, ये इनकी केमिकल कंपोजिशन है। नेक्स्ट हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, हमारे पास परमिएबिलिटी बैरियर है और ये ट्रांसपोर्ट करती है सोल्यूट्स की, एनर्जी जनरेशन करती है, और इसके अलावा लोकेशन है न्यूमरस एंजाइम सिस्टम्स की। हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि सिलेक्टिव मटेरियल को ये ट्रांसपोर्ट करती है इनसाइड दिस सेल, और जो मटेरियल सूटेबल नहीं होता सेल के लिए उसको वो वहाँ पे रोक देती है। और ये सोल्यूट्स को ट्रांसफर करती है, एनर्जी जनरेट करती है, और इंजाइम्स सिस्टम के लिए लोकेशन भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा केमिकल कंपोजिशन है जिसमें केमिकली अगर हम इनको देखें तो ये फास्फोलिपिड्स होते हैं या फिर प्रोटीन्स होते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में क्या होता है, ये साइट्स देती है ट्रांसलेशन के लिए, मतलब प्रोटीन सेंसिस जब होनी होती है तो साइट कौन प्रोवाइड करता है, राइबोसोम्स प्रोवाइड करते हैं, और इनकी केमिकल कंपोजिशन है आरएनए एंड प्रोटीन। आगे हमारे पास इंक्लूयंस। इंक्लूयंस क्या होती हैं, ऑफर रिजर्व्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को रिजर्व करते हैं और स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इसकी केमिकल कंपोजिशन है हाईली वेरिएबल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और इनऑर्गेनिक होते हैं। ये केमिकली अगर हमको देखा जाए तो इन चीज़ों से ये बने होते हैं या फिर इनके ये कंपोज्ड हुए होते हैं इन चीज़ों से। नेक्स्ट हमारे पास क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल है, और ये कहाँ पे होता है, ये डीएनए के अंदर होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या करता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, और इसकी केमिकल कंपोजिशन मतलब कहाँ पे रहता है, ये डीएनए के अंदर होता है। तो ये थे हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स और उनके कुछ फंक्शंस और उनकी कुछ केमिकल कंपोजिशंस। और नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जो होता है वो क्या होता है, ए अल्ट्रा थिन सेक्शन होता है जो कि डिवाइड कर देता है पेयर्स को ग्रुप की फॉर्म में। जैसे कि हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकाई है, वो कितनी होती है, 20,000 टाइम्स होती है। और इसका जो सेल सरफेस होता है जो कि यानी फिब्रिल्स जो होते हैं इसके, जिसको हमने फिम्ब्री भी बोला था, वो इसकी एविडेंट होती है। मतलब वो इसको बताती है कि आपने अगर डिवाइड करना है पेयर्स को ग्रुप के अंदर तो कैसे करना है। और इसके अलावा बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है उसको देख सकते हैं हम लोग कि जब उस पर लाइट पड़ती है उसके किसी स्पेसिफिक रीजन पे, मतलब स्टेनिंग रीजन जो होता है उसका फिब्रिल्स और डार्क स्टेनिंग सेल इंटीरियर के बीच में जो उसका पार्ट होता है वो फिर विजिबल हो जाता है, फिर उसको हम देख सकते हैं। सेल डिवीजन जो होती है वो कैसे होती है, वो तभी प्रोग्रेस में होती है जब ये इंडिकेट करें हम न्यू सेप्टम जब बनता है दो सेल्स के दरमियान में, जब इंटेंडेशन होती है सेल वॉल की सेल इक्वेटर के साथ, तो क्या होती है, सेल डिवीजन होती है। कैसे, इसको फिर से देख लें एक बार कि सेल इक्वेटर जो है उसकी मतलब उसके साथ साथ जो सेल वॉल होती है
उससे क्या होता है, जब उस वो कब बनती है, जब सेप्टम के बीच में, सेप्टम और सेल के बीच में एक इंटेंडेशन होती है सेल वॉल की, तो वहां पे होती है सेल डिवीजन। और इसके अलावा है स्ट्रेप्टोकोकल। सेल डायमीटर जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोन होता है। तो ये है इसका डायमीटर। और हमारे इस लेक्चर का लास्ट पार्ट है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अभी बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है? ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कितने सेल्स जो हैं बैक्टीरियल पॉपुलेशन के अंदर अलाइव हैं, मतलब सॉरी, कितने सेल्स रह रहे हैं एक टाइम पीरियड के अंदर एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है वो कहीं पे रह रही है और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में रह रही है, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो रह रहे हैं या फिर उसमें अलाइव हैं, तो उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ है। ये हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है हमारा। तो इसमें आते हैं 4 डिस्टिंक्ट फेजेस आती हैं, 4 फेजेस आती हैं जो कि हमें बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में बताते हैं। दैट इज लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज एंड द लास्ट वन इज डेथ फेज। इसको देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल है लैग फेज। लैग फेज जो होती है हमारी इनिशियल फेज होती है। इस फेज में क्या होता है, जहाँ पे बैक्टीरिया जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन डिवाइड नहीं होता। मतलब बैक्टीरिया यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होता है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस भी हो रहा होता है उसमें, लेकिन डिवीजन नहीं होती, मतलब डिवाइडिंग फेज में अभी वो नहीं जाता। उसके बाद आती है लॉग फेज। लॉग फेज में क्या होता है, हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज होती है वो क्या होती है, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। मतलब पहले से मेटाबॉलिकली एक्टिव हुए, फिर लॉग फेज में इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। नेक्स्ट हमारे पास स्टेशनरी फेज। इसमें क्या होता है, ये जो ग्रोथ है वो मतलब क्या करती है, यहाँ पे सेल्स जो हैं ये इक्वल नंबर्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहले एक्टिव हुए, फिर ग्रोथ हुई उनकी, फिर वो डिवाइड हुए, इक्वल नंबर्स में डिवाइड होने हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेथ। डेथ फेज में क्या होता है, डेथ फेज में जो है हमारी एक्सपोनेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाती है इन द नंबर ऑफ लिविंग सेल्स। मतलब जितने भी एक्सपोनेंशियल फेजेस आती हैं या फिर जो एक्सपोनेंशियल है हमारे पास वो डिक्रीज होके क्या करता है, बहुत ही कम हो जाता है और इनके नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, जो हमारे पास लिविंग सेल्स होते हैं। तो ये थी हमारे पास 4 स्टेजेस बैक्टीरियल ग्रोथ की: लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड द लास्ट वन इज डेथ फेज। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और अगर कहीं पे कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।